जी, तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आया है डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर आपकी ना डिविजन्स बनी होती हैं। डिवीजन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो उसमें सबसे पहले एक आपका तरीका है। मतलब डिवीजन का मतलब क्या है कि हर डिवीजन को एम्पावर किया जाता है कि वो डिसीजन खुद ले अपनी डिवीजन से रिलेटेड। तो ये भी अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। इसमें भी टॉप पर जो है ना वो सारी पावर नहीं दी गई, डिवीजन को पावर दी गई है। अच्छा, अब डिवीजनल स्ट्रक्चर में हम इसको डिवाइड करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं ऑन टू बेसिस। एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, क्या प्रोडक्ट की बेस पर डिवीजन बना लेते हैं और उनको एम्पावर करते हैं कि डिसीजन लेने। या फिर आप रीजन की बेस पर या जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, हम उसको देखते हैं। यानी कि ज्योग्राफी की बेस पर, रीजन की बेस पर आप एम्पावर करते हैं डिवीजन को। यानी कि डिवीजन दो तरह से हो सकती है। एक जो एक जैसे मैं एक जो एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मैं अगर कहूँ कि पेप्सी है तो पेप्सी का एक प्रोडक्ट जो है ना वो पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक है। एक प्रोडक्ट उनका लेज है, या एक प्रोडक्ट उनका एक्वाफिना मिनरल वाटर की बोतल है, या उनका एक प्रोडक्ट जो है वो स्लाइस जूस है, या इस तरह उनकी और प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर अब जाहिर है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है तो इनमें डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसलिए आप इनको डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई आप लेज के हेड हैं, आप स्लाइस जूस के हेड हैं। तो इस तरह बनाया जा सकता है और उनको एम्पावर किया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन आपने ही लेने हैं। यानी कि ये स्ट्रक्चर तब फॉलो होता है जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट लाइन मौजूद है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो फिर वो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं जिसने, वो उसके हेड को एम्पावर कर दे और वो डिसीजन उसके लिए सारे। और ऊपर फिर डिसीजन टॉप लेवल नहीं लेगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि able to focus on specific market segments and meet customer needs more effectively। तो अब हर प्रोडक्ट जो है ना वो एक डिफरेंट मार्केट को टारगेट कर रहा है, मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। तो ज्यादातर उनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी दूसरे प्रोडक्ट से। तो अब जैसे अगर हम कहें कि सैमसंग की बात कर लेते हैं, तो सैमसंग की जो नोट सीरीज है वो महंगा फोन है। लेकिन सैमसंग जो बटनों वाला फोन हमें नजर आता है, आम सिंपल फोन, उसकी मार्केट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि अब दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो सकती। यानी कि दोनों के लिए सेम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, दोनों की क्वालिटी सेम नहीं हो सकती, दोनों की मार्केट भी जो टारगेट है कर रहे हैं आप वो डिफरेंट है। तो फिर आप डिसीजन दे देते हैं उन लोगों को जो जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो एक तो ये बात, फिर दूसरा मैंने इसे लिखा है, तो वो ज्यादा अफेक्टिवली का मतलब है ज्यादा बेहतर तरीके से कस्टमर की नीड्स और वांट्स को केटर कर सकते हैं। अच्छा, तो जिससे ऑफ कोर्स इमेज बेहतर होगा, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा। फिर एबल टू रिस्पॉन्ड, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक क्लास है, तो अब उस क्लास में लाइक बच्चे भी हैं, नालायक भी हैं, और वो बच्चे जो कि मीडियोकर्स हैं वो भी हैं। अब मैं एक ही स्ट्रेटजी से पढ़ाई जा रहा हूँ, मतलब ये कि बस सबको पढ़ा रहा हूँ। एक लाख पढ़ाया और तो आगे के बच्चों ने कहा सर समझ आ गई, बस आगे चले गए। अब इसमें कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को थोड़ी बहुत आएगी और कुछ को बिल्कुल नहीं आएगी। तो मेरे बारे में एक मिक्स इमेज जाएगा कि सर कुछ कहेंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कहेंगे बस ठीक है, कुछ कहेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ा अच्छा पढ़ाते। क्योंकि मैं एक ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी तरह से आप सेम स्ट्रेटजी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए फिर क्या करना है, आपने सेक्शन बना दिए तीन। एक बिलो एवरेज बच्चे, उनका सेक्शन, उनमें एक टीचर रखा है जो स्लो स्लो चलेगा। सर इनको पास पेपर ना भी करवाएं चलेगा, सिलेबस ही करवा दें बहुत है। दूसरा, जो मीडियोकर्स हैं उनको एक टीचर दिया, और एक अबव एवरेज स्टूडेंट उनको एक टीचर दिया जो कि उनको टिप्स देगा कि आपने कैसे टॉप ग्रेड लेने। तो अब ये तीनों के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होंगी।
तीनों के लिए टीचर डिफरेंट अपॉइंट किए, यानी कि टीचर कौन है, वो मैनेजर है, उसने ही ओवरऑल डिसीजन लेने हैं बच्चों से रिलेटेड, कि सिलेबस कैसे करवाना है या बच्चों की नीड्स को कैसे पूरा करना है। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है आपके ख्याल में, बजाय इसके कि एक ही आप मैनेजर लगा दें जो सारे प्रोडक्ट्स के डिसीजन खुद ही ले रहे हैं। वो ले ले, बेशक ले ले वो डिसीजन, लेकिन वो कभी भी डिसीजन इफेक्टिव नहीं होंगे, यानी कि वो सारे लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि मार्केट डिफरेंट है दोनों की। अच्छा, एबल टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस मोर क्विकली, ये ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज है ना। हर प्रोडक्ट का जो हेड है उसने खुद डिसीजन लेना है, उसने ऊपर से अप्रूवल नहीं लेना कि ऊपर से अप्रूवल आएगा तो मैंने डिसीजन लेना है। तो इसलिए जैसे ही कस्टमर की कोई कंप्लेंट आई है, कस्टमर का कोई इशू जो है ना वो रेज हुआ है, आपने फौरी डिसीजन ले लिया है क्योंकि पावर आपके पास है एज प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, प्रोडक्ट डिवीजन में स्टार्ट राइवलरी, सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव माइट बी कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। जब आपने डिवीजन बना ली है तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। जब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है तो वो सिर्फ अपनी डिवीजन को देखेंगे, हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, तो फिर आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है, और वो फिर कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक डिवीजन अच्छी जा रही है, बाकी नहीं जा रहे, तो उससे ओवरऑल कंपनी को तो फायदा नहीं होने वाला ना। एक डिवीजन अच्छी, एक बुरी, कंपनी को तो है कि सारी डिवीजन को बेहतर करे। तो उसमें ये ना हो कि वो कहे जी हमें फंड ज्यादा दे दें ताकि हम अपनी डिवीजन को बेहतर ले जाएं। तो एक डिवीजन जो कि ऑलरेडी क्राइसिस में चल रही है, वो कह रहे हैं उनको ना दें, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। तो ओवरऑल कंपनी को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फायदा तब होगा जब सारे एम्प्लॉयज कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की सपोर्ट में बोले, ना कि सिर्फ अपने जो डिवीजन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो एक प्रॉब्लम आ सकता है, ये डिसएडवांटेज है। मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, सारी बात है। हर डिवीजन को अलग रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, यानी कि हर डिवीजन का फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफरेंट है, हर डिवीजन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट है, उसका ऑपरेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट है, उसका एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर टॉप पर सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआर, ऐसा नहीं है ना। अब हर डिवीजन को एम्पावर जब कर दिया तो वो डिसीजन लेंगे, तो ये ज्यादा रिसोर्सेज मांग रहे हैं, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, सारी बात है। फिर टू मच फ्रीडम अंडर वीक लीडरशिप में रिजल्ट इन बिजनेस फेलियर। आपने फ्रीडम दे दिया, पहले एक ही मैनेजर था, वो एक्सपीरियंस था, अब आपने चार पांच मैनेजर रख लिए और डिवीजन को कहा कि कंट्रोल करें। अब उसमें से एक आधा मैनेजर वीक है तो वो प्रॉब्लम करेगा उस केस में, वो तो फिर उस डिवीजन को तबाह कर देगा ना। इससे तो बेहतर था कि आप एक ही मैनेजर को रख लेते, चलो सब कुछ चलाता तो रहता ना। लेकिन यहाँ पर तो वो एक प्रोडक्ट को फेल ही कर देगा क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या वो उसकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप मतलब वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर नहीं कर पा रहा, मोटिवेट नहीं कर पा रहा, एम्प्लॉयज उसकी बात सुन नहीं रहे, या एम्प्लॉयज जो है ना वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है। मतलब ये सब कुछ लीडरशिप में ही आ रहा है, वो गाइड नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉयज को। तो जारी बात है वो डिवीजन फिर फेल होगी तो बिजनेस में भी इम्पैक्ट आएगा। और ये हमारे सामने डायग्राम नजर आ रही है। अब देखो सीईओ ऊपर नजर आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, मतलब एक प्रोडक्ट उनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाते हैं। फिर होम गुड्स डिवीजन है, कोई कोई यमी स्नैक्स डिवीजन है। तीन डिफरेंट मार्केट्स हैं। और अब देखो उनके नीचे आ रहे हैं मार्केटिंग, सेल्स, और मैंने वैसे तरह एक पिक्चर ही ली ना गूगल से उठा के, तो एचआर, ऑपरेशन, वो सारे नीचे आ रहे हैं। और वो सिर्फ उस डिवीजन से रिलेटेड डिसीजन उसने लेने हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स। तो ये क्या हुआ, ये डेलीगेट, ये पावर को ये नीचे दे दी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अच्छा, जियोग्राफिकल या जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, अब इसको देख लें। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके पॉइंट्स पढ़ूं, आप पहले नीचे इसका जो है ना स्ट्रक्चर देख लें। पहले ओनर, इसमें क्या है, रीजन के हिसाब से, कि आपकी एक ब्रांच लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक साहिवाल में है, एक इस्लामाबाद में है। मैं एक मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो आपने वहां पर रीजनल मैनेजर बना दिए कि जी इस रीजन से रिलेटेड डिसीजन आपने लेने। अच्छा, लाहौर की जो डिवीजन है वो बहुत पुरानी है, बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। मुल्तान की डिवीजन जो है वो अभी नई खोली है। इस्लामाबाद की डिवीजन में कंपटीशन बहुत आ गया। मतलब हर डिवीजन में जो मार्केट मौजूद है वहां पर कंडीशन डिफरेंट है, एनवायरमेंट डिफरेंट है,
तो आप सेम स्ट्रेटजी तो अप्लाई नहीं कर सकते। जहां कंपटीशन है वहां प्राइस कम करनी है। लाहौर में जहां पहले सक्सेसफुल है वहां बेशक कीमत ज्यादा भी कर लें। जहां मुल्तान डिवीजन है, जहां पर अभी आपने सेटअप लगाया है, वहां पर आपको फिर ज्यादा खर्चा करना है एडवर्टाइजिंग पे टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। तो वहां पे फिर आप रीजनल मैनेजर्स बना देते हैं, और उनके नीचे देखो मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआर वगैरह उनके नीचे आएंगे। उस रीजन से रिलेटेड सारे डिसीजंस वो रीजनल मैनेजर लेगा, और ये जो डिपार्टमेंट्स के डिसीजन है वो लेंगे। तो इसमें भी पावर नीचे है। अच्छा, इससे मैं आगे भी चला जाऊं कि ये कंट्री के हिसाब से भी रीजन बन सकते हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो ऐसे ही काम करती है कि ये पाकिस्तान का रीजन है, ये इंडिया का रीजन है, या यूएस का रीजन है, आप ऐसे ले लें। और उसमें फिर कंट्री मैनेजर होते हैं, और एक कंट्री मैनेजर उस पूरे मुल्क को के डिसीजन खुद लेता है, क्योंकि उस मुल्क के अंदर कल्चर डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है, परचेजिंग पावर डिफरेंट है, एनवायरमेंट डिफरेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट है। तो वो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि वो वहां का लोकल बंदा है। अब मल्टीनेशनल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो उठ के हर कंट्री में हर रोज नहीं जा सकते ना। तो वहां पर जो लोकल बंदा है, जिसे कंट्री मैनेजर कह रहे हैं, वो डिसीजन ले रहा है, वो लोकल कंडीशन से अवेयर है, फेमिलियर है, और वो कहीं ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है और कहीं जल्दी डिसीजन ले सकता है। अब पॉइंट्स को देखें। क्लोजर कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, सारी बात है, क्योंकि उस रीजन से रिलेटेड मैनेजर जो वहां वहां का लोकल बंदा है वो कस्टमर से ज्यादा करीब है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। फिर बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर रिक्वायरमेंट, सारी मतलब वही कि जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर जियोग्राफिकल डिवीजन्स में स्टार्ट राइवलरी, सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ये वही बात। हर रीजन वाला अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। वो मेन जो कॉर्पोरेट गोल है उसको कंसिडर नहीं कर रहा होगा, जबकि सारी रीजन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, एज ईच रीजन में हैव देयर ओन रिसोर्सेज टू यूज। ये भी उस तरह ही है जिस तरह हमने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी देखा है। हर रीजन को आप जब अलग रिसोर्सेज देंगे तो जारी बात है खर्चा भी ज्यादा होगा। टू मच फ्रीडम अंडर वीक लीडरशिप, की देखें तकरीबन वही पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हो गया जी। कोई सवाल है आपका, रीबा? बस। नहीं है? आगे हम आ गए डेलीगेशन। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, हमें ये समझना जरूरी है कि अच्छा, डेलीगेशन में भी आप पावर ट्रांसफर करते हैं टू लोअर सबऑर्डिनेट्स, टू द पीपल वर्किंग अंडर अ मैनेजर। तो सवाल ये आया कि सर ये डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क हुआ फिर? डिसेंट्रलाइजेशन में तो आप एम्पावर कर रहे हैं नीचे लोगों को, डेलीगेशन में भी यही करते हैं, तो फर्क क्या हुआ? बताएं जी, क्या फर्क हुआ? दोनों में यही काम करते हैं, पावर। अच्छा, ओके, एक जवाब आया है कि डेलीगेशन में अप्रूवल आपको टॉप लेवल से चाहिए होता है, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं चाहिए होता। आपके है कुछ जहन में? नहीं, अभी दिमाग नहीं चल रहा? क्यों है रीबा? नहीं सर, कुछ चलो कोई नहीं बात। आ रहा। अच्छा चलें। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ परमानेंट फिक्सचर, मतलब आपका स्ट्रक्चर ही ऐसे डिजाइन कर दिया गया है कि वहां पर आपने जो डिसीजन है वो नीचे वाले लोगों ने ही लेने हैं, विच आर क्लोजर टू ऑपरेशंस, विच आर क्लोजर टू द प्रोडक्ट, विच आर क्लोजर टू कस्टमर्स। तो उनको डिसीजन लेने हैं हमेशा। डेलीगेशन में टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि आपने वर्कर्स को, या वर्कर जो आपके नीचे काम कर रहे हैं मैनेजर के, उनको एम्पावर किया है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अब आई एम द इंचार्ज ऑफ द क्लास, लेकिन मैं किसी काम के लिए आई गो आउटसाइड, तो आई सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल टू मॉनिटर द क्लास। जो स्कूल में मॉनिटर होते थे, आजकल प्रीफेक्ट है। तो अब उसको मैंने कह दिया है आपने बेटा देख लें, लेकिन ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। क्यों? एज सून एज आई कम बैक उसकी पावर खत्म, लेकिन जब तक मैं मौजूद नहीं हूं वो कंट्रोल, वो है द पर्सन इन चार्ज। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं। डेलीगेशन में आपको एक सर्टन ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए पावर दी गई है, वो ऑब्जेक्टिव जैसे ही मीट हुआ, टाइम फ्रेम गुजरा,
या टाइम फ्रेम गुजरा, आपकी पावर चली गई। तो ये मेन फर्क है। ऑब्जेक्टिव फायदे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो ये अच्छा, इसमें अब ये कि चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन चूंकि नीचे ही दिए जाते हैं, तो वो बंदे रिस्पॉन्सिबल है ना भाई, जिन्हें जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। डेलीगेशन में पावर उनको टेम्परेरी तौर पे दी गई और किसी मैनेजर ने दी, और किसी टॉप लेवल ने कहा नहीं कि आप दें, आपने दे दी। अब कल को उस एम्प्लॉय की को गलती हो गई तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने ऐसे बंदे को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो कैपेबल नहीं था, क्योंकि टेम्परेरी अरेंजमेंट था। डिसेंट्रलाइज में तो ऐसे नहीं है ना। उसमें जो प्रोडक्ट डिवीजन का इंचार्ज है वही पकड़ा जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर या डिवीजनल स्ट्रक्चर में अपने एरिया को या प्रोडक्ट को हेड कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ नहीं। तो ये एक चीज कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जरूर होती है उसके पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल उसकी नहीं होती। अच्छा, तो अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है। सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल तो है, लेकिन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो गंदा काम करता है तो। फायदे देखें जरा मैनेजर को क्या है। मैनेजर कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क। सारी पता है ये आप नॉर्मली ये किस किस्म के काम देते हैं, वो काम जो नॉर्मली डेली रूटीन के हैं। आपको पता है कि ये रूटीन नेचर का काम है, ये कर सकता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और मैनेजर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है। उसने अगर कोई हाई लेवल डिसीजन लेने हैं, जैसे कि उसने कोई टेक ओवर प्लान करना है। एग्जाम्पल है ना, अभी ये टेक ओवर तो हर रोज रोज नहीं होते, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा फोकस चाहिए। तो उसमें फिर आप जो छोटे डिसीजन होते हैं, जो कि एवरीडे के डिसीजन हैं, वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली होता है जब आपको लगता है कि आपके आपके नीचे काफी वर्कर्स काम कर रहे हैं, और आप सब वर्कर्स को अगर हैंडल करने लगेंगे तो आप अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और नाउ यू हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया टेक ओवर प्लान करना है अगर। तो फिर आप क्या करते हैं, ज्यादा वर्कर हैं तो कहते हैं ये तो बार बार आते रहेंगे, सर साइन कर दें, सर अब क्या करना है, सर मैं फंस गया हूँ, सर प्रॉब्लम आ गई है, सर ऑर्डर कर दें। तो वो फिर नहीं होगा, और आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं फॉर दोज डिसीजंस, for those tasks which are more crucial for the success of the business। अच्छा, फिर लेस बर्डन ऑन मैनेजर्स। हाँ, ये भी सो लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। ये भी कि मैनेजर के पास बर्डन कम होगा, तो मैनेजर भी जो काम कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा होगा, उसमें गलतियों के चांसेस कम हैं। तो इसमें भी फायदा तो बिजनेस का ही हो रहा है। ये डेवलप तो आप कर सकती है, मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है आपको। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी measured इजीली। ये भी बात की हमें समझ आती है, क्योंकि एम्प्लॉय को जब आपने डेलीगेट कर दिया, पहले तो एम्प्लॉय के पास बहाना है, सर जी आपने कहा था हमने कर दिया। अब आपने जब उसको एम्पावर किया हुआ है, तो अब वो आप उससे पूछेंगे भाई हाँ डिसीजन सारे आप ले रहे थे, क्यों नहीं काम किया। तो आप इसमें डेलीगेट करके भी एम्प्लॉयज को जज कर सकते हैं। और उस बेसिस पे अगर आपने एम्प्लॉय को लेट से प्रमोट करना है, या किसी एम्प्लॉय को पिक करना है कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर क्विकर रिस्पॉन्स टू चेंजेस। ये भी अगर एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो हमने एएस में भी पढ़ा हुआ है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, बताओ रीवा। फिर जहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं, बहुत फास्ट पेस्ड होता है। जी, ऐसा एनवायरनमेंट विच चेंजेस वेरी क्विकली, रैपिडली। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर लोगों का ट्रेंड बाइंग पैटर्न बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज तेजी से चेंज हो रही है, तो वहां पर आपको फौरी डिसीजन लेने हैं। और फौरी डिसीजन वही लेगा जो कि क्लोजर टू द एनवायरनमेंट, क्लोजर टू द कस्टमर्स, क्लोज, तो क्लोजर टू द प्रोडक्ट है। तो वो वही होगा ना जो वहां काम कर रहा है एम्प्लॉइज। तो वो फिर आप जल्दी डिसीजन ले पाएंगे ऐसे एनवायरनमेंट में, और यू वुड बी एबल टू स्टे इन सच अ मार्केट। अदरवाइज आप थोड़े से भी आपने लैग किया, तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, either by the customers or by the competitors। फिर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, सारी बात है, एम्प्लॉइज को जब एम्पावर किया तो वो कहेंगे कि ट्रस्ट हैज बीन शोन ऑन देम। तो वो ज्यादा एफर्ट के साथ काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्वालिटी इंप्रूव करेगी, तो वगैरह वगैरह। फिर और अच्छे एम्प्लॉयज भी आपके बिजनेस में काम करना चाहेंगे, बिकॉज दे नो
दोज एम्प्लॉइज हु डिजर्व टू टेक डिसीजन, उनको ये उनको ये पावर दी जाएगी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में डेलीगेशन फॉर द मैनेजर क्या नजर आ रहा है कि मैनेजर लूजेस कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स। अब मैनेजर ब्लाइंड हो गया, उसे कुछ नहीं पता कि वर्कर कर क्या रहा है, क्योंकि वो तो अब मैनेजर के पास आ ही नहीं रहा, खुद ही डिसीजन नहीं जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वर्कर कोई गलत डिसीजन ले लेता है और मैनेजर को पता चलता है एंड ऑफ द डे, अब कुछ हो नहीं सकता ना, रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल और डैमेज हैज बीन डन, तो फिर वो मसला हो गया। वरना तो वो रोज रोज पूछ रहा है, तो मैनेजर उसे गाइड कर रहा है, ऐसे कर लें, अच्छा ये गलती हो गई, इसको बेहतर कर लें। लेकिन अगर आप एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वर्कर को इंडिपेंडेंस ही दे देते हैं और वो आपके पास आता ही नहीं है और आपको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है, तो इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, हाँ ये है कि इसको ठीक करने के लिए ऐसे हो सकता है कि मैनेजर जो है वो डेलीगेट कर दे, लेकिन ये जरूर कहे कि मुझे आपने वीकली रिपोर्ट करना है, तो उससे भी मैनेजर को पता चलता रहेगा क्या डिसीजन वही ले रहा है, लेकिन रिपोर्ट जरूर कर रहा है मैनेजर को, कि मैनेजर को लगे कहीं गड़बड़ है तो वो अपना रोल प्ले करे, फिर हो सकता है। अच्छा, फिर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय एम्पावर्ड सबॉर्डिनेट्स। ये भी मैंने बता दिया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर मैनेजर पे ही आएगी, फारग उसी को करना है इन्होंने, जो ऊपर डायरेक्टर बैठे होंगे। आपने ऐसे बंदे को एम्पावर किया क्यों? वर्कर माइट डू अ बेटर जॉब देन मैनेजर। मैनेजर को ये फियर हो सकता है कि मैंने अगर डेलीगेशन कर दी और इसने खुद से काम करना शुरू कर दिया और बेहतर कर दिया, तो कहीं ये ना हो कि कहीं यार मैनेजर को फारग करो, उसकी जरूरत ही नहीं है, ये वर्कर ज्यादा अच्छा काम करता है खुद। तो वो दैट वर्कर हु इज एफिशिएंट कैन बी अ मेजर थ्रेट टू अ मैनेजर। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और कौन से मैनेजर? वो मैनेजर जो कि इनकॉम्पिटेंट है, उनको ही डर लगा रहेगा। अच्छा, won't be useful if employees are untrained or they are partially empowered और boring jobs are delegated। ऐसी जॉब जो रूटीन नेचर की हैं बिल्कुल ही, और उसमें कोई भी क्रिएटिविटी है ही नहीं, कोई स्किल यूज ही नहीं हो रहा, तो इस तरह की डेलीगेशन करने से मैनेज एम्प्लॉय बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उससे मैनेजर को कोई लर्निंग नहीं मिल रही, कोई स्किल इंप्रूव नहीं हो रही, हो रहा कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो फिर उसका फायदा नहीं हो रहा। एम्प्लॉयज की जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, वो इनफैक्ट इंटरेस्ट बल्कि छोड़ देगा कि यार काम दे दिया थे वो, एम्प्लॉय वो टेक इट एज अ बर्डन कि यार क्या काम दे रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी हो तो फिर समझ भी आती है। फिर आ गया हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन फॉर द सबऑर्डिनेट। वो क्या? कि डेलीगेशन हेल्प्स टू ट्रेन वर्कर्स विच गिव्स देम बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। मैंने लिखा भी हुआ है मैस्लोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो कहते हैं यार हमें ना किसी कंपनी का मैनेजर या सीनियर मैनेजर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो इस कैलिबर का हूँ, और आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग मिली और बाद में आप उस लेवल पे पहुंच गए, आपने डेलीगेशन आपको मिली ना टेम्पररी, और डेलीगेशन मिल गई, तो कल को आप जो सीनियर मैनेजमेंट थी उसने देखा कि यार ये बंदा डेलीगेशन की थी, बड़ा जबरदस्त काम किया, तो उसको वैल्यूएट कर लिया। जैसे मैंने ऊपर कहा भी है कि डेलीगेशन के थ्रू आप वर्कर्स को की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो आपने वैल्यूएट जब किया वो, और वो अच्छा मेरिट पे आया, तो आपने कल को जब प्रमोशन देनी है किसी एम्प्लॉय की, तो आप इस एम्प्लॉय को प्रमोशन दोगे और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लेगा, यानी कि उस लेवल पे पहुंच जाएगा या उसकी तरफ जाएगा जो वो चाह रहा था कि मैं सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पे काम करूं। अच्छा, फिर वर्क बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग। जारी बात है, क्योंकि अब वो खुद काम कर रहा है, सारे डिसीजन उसके हैं, तो जारी बात है क्रेडिट भी उसको जाएगा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, और उस पर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वो वो प्रमोशन भी हो सकती है, अभी बात की है वो, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है। अच्छा, और फिर है जी, एम्प्लॉइज फील सेटिस्फाइड दैट ट्रस्ट इज बीइंग पुट ऑन देम। ये तो बात हो गई। अच्छा, एम्प्लॉय को जब एम्पावर किया जाता है ना, इंडिपेंडेंस दी जाती है, उसे लगता है मेरा अपना काम है, रिस्ट्रिक्शन नहीं ना कोई, तो जॉब सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऑटोमेटिक। तो ये एक फायदा यहाँ पर भी नजर आ रहा है। हम सब ऑर्डिनेट के वाले से बात कर रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन का फायदा तो एम्प्लॉय को हो रहा है ना, बिजनेस को थोड़ी हो रहा है। हम पढ़ भी वही रहे हैं, एम्प्लॉय को फायदा। अच्छा, अब ये चीज भी है कि हम देख लें
कि अथॉरिटी, कंट्रोल, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या टर्म्स हैं? वैसे तो ये टर्म्स पेपर में डिफाइन करने को नहीं आती, लेकिन बहरहाल स्टार्ट करने के लिए कहीं आपको ये डेफिनेशन के तौर पे लिखनी पड़ सकती है, या कि स्टडी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और आपने उसको यूज करना है और अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है लेवल 2 एप्लीकेशन के लिए, तो आपको इनको जानना जरूरी है। अच्छा, अब क्या जी, पहले when delegation is done, authority to take decision to perform jobs is transferred to subordinates, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन जब डेलीगेशन होती है तो along with the delegation there comes accountability, कि अगर आप जॉब अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको रीजन देना पड़ेगा काम क्यों नहीं सही हुआ, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, और अगर एम्प्लॉय फेल हो जाता है वैलिड रीजन दिए बगैर, तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया जा सकता है, उसकी सैलरी काट सकते हैं, उसको फायर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजर की ही रहती है, क्योंकि उसने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया। ठीक है। तो अगर बड़ा को नुकसान हो जाता है तो उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, मैनेजर से कर सकते हैं, एम्प्लॉय से नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है। अच्छा, और मैनेजर जो कि डेलीगेशन की फेवर में है, उनका कंट्रोल चला जाता है जब वो डेलीगेट करते हैं। ठीक है। और डेलीगेशन उन्हीं को किया जाता है जिन पे एम्प्लॉयज ट्रस्ट करते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है तो एम्प्लॉय कभी भी डेलीगेट नहीं करेगा। तो अब ये देखो कि ये टर्म्स किस तरह एक दूसरे से लिंक करती है, जरा इसको देख लो। वो इस तरह के अथॉरिटी डेलीगेशन में एम्प्लॉय की, उसको दे दिया गया। अच्छा, तो अथॉरिटी देने से जो एम्प्लॉय है अकाउंटेबिलिटी उसकी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रहेगी। लेकिन अगर आप डेलीगेशन कर रहे हैं तो कंट्रोल चला गया मैनेजर का, उसे नहीं पता वर्कर क्या कर रहा है। और कंट्रोल अगर चला गया, मैनेजर ब्लाइंड हो गया, तो मैनेजर तभी डेलीगेशन करता है जब उसको अंधा ट्रस्ट होता है। तो फिर अगर ब्लाइंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, कि वो क्या कर रहा है उसे पता है, जो कर रहा है सही कर रहा है। तो और ट्रस्ट नहीं है तो डेलीगेशन नहीं होगी, क्योंकि मैनेजर फिर कंट्रोल नहीं दे सकता एम्प्लॉय को, क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा। तो ये जो 5 टर्म्स हैं, इनकी आपस में आपको रिलेशन नजर आया? क्यों जी अरीबा? अ, चलें जी फिर। आगे हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। मुझे आपकी ना आवाज नहीं आई वैसे, ये मैंने बोला है। क्या बोला है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी जी आवाज। जी, थोड़ा ऊंची बोलो ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको समझ आ गई कि ये पांचों टर्म किस तरह से रिलेशन में है। यस सर, आ गई है। सही हो गया। फिर आगे हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, चलेंगे या फिर इसको कल देख लेते हैं, कोई बात